नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो दशकों में फैली है। ये कहानी है कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ भारत का जवाब सिर्फ अपनी रक्षा करने से बदलकर सीधा हमला करने वाला बन गया। ये एक ऐसी रणनीति के बदलने की कहानी है जो बहुत से दर्दनाक हमलों से गुजरी है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, 1993 से 2019 के बीच भारत ने सिर्फ हमले नहीं झेले बल्कि जवाब देने का अपना पूरा तरीका ही बदल दिया। पर सवाल यह है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे। चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आतंकवाद भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही देश लगातार आतंकी हमलों का सामना करता आया है और इनमें से ज्यादातर हमलों के तार कहीं न कहीं सीमा पार के गुटों से ही जुड़े पाए गए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। उस दौर से जब बड़े बड़े आतंकी हमलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उस समय भारत का रिएक्शन ज्यादातर अपनी देश के अंदर और डिफेंसिव ही हुआ करता था। इस सफर की शुरुआत होती है 1993 के बॉम्बे बम धमाकों से। ये देश में हुआ पहला इतना बड़ा और सुनियोजित आतंकी हमला था जिसने देश की फाइनेंशियल कैपिटल की नींव हिलाकर रख दी थी। 12 मार्च 1993 वो दिन जब मुंबई एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठी। इन धमाकों में 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। निशाना सिर्फ लोग नहीं थे, निशाना था भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ का सामाजिक ताना बाना। ये भारत में हुए पहले बड़े सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट थे। तो आखिर इसके पीछे था कौन? इसकी पूरी प्लानिंग डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने की थी और इसे बाबरी मस्जिद विध्वंस के बदले के तौर पर पेश किया गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि भारत में किसी हमले में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ था। अब सवाल उठता है कि इस हमले के बाद भारत ने क्या किया। तो जवाब ज्यादातर कानूनी और देश के अंदर ही था। देखिए, टाडा नाम का एक सख्त कानून तो पहले से ही था, लेकिन 1993 के धमाकों के बाद आतंकवाद में शामिल लोगों पर केस चलाने के लिए इसे और भी ज्यादा सख्ती से लागू किया गया। अब कहानी में 8 साल आगे चलते हैं, साल 2001 में। इस बार हमला किसी शहर या बाजार पर नहीं था। ये हमला था सीधे भारत के लोकतंत्र के दिल पर, हमारी संसद पर। 13 दिसंबर 2001 लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने संसद भवन पर हमला बोल दिया। इस हमले में 5 आतंकी तो मारे गए, लेकिन हमारे 9 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। ये भारत की संप्रभुता पर एक सीधा हमला था। इस बार भारत का जवाब मिलिट्री लेवल पर था, पर थोड़ा अलग। ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च हुआ। भारत ने अपनी पूरी सेना को बॉर्डर पर तैनात कर दिया। हालात ऐसे बन गए थे कि दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े थे, लेकिन कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री मूवमेंट थी, पर फिर भी इसे एक डिफेंसिव कदम ही माना गया। और फिर आया साल 2008 और वो मुंबई हमला, जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक घेराबंदी थी, आधुनिक इतिहास के सबसे भयानक शहरी आतंकी हमलों में से एक। ये हमला 26 नवंबर को शुरू हुआ और पूरे 3 दिनों तक चला। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने ताज होटल, ओबेरॉय होटल और CST स्टेशन जैसी मुंबई की मशहूर जगहों को निशाना बनाया। इस हमले में 166 लोगों की जान गई, जिसमें कई विदेशी नागरिक और हमारे जांबाज पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इसका जवाब दिया NSG कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के जरिए। तो 26/11 के बाद क्या बदला? एक बार फिर एक बड़ा संस्थागत सुधार हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA बनाई गई। ये एक नई सेंट्रल एजेंसी थी जिसका खास काम था पूरे देश में आतंक से जुड़े मामलों की जांच करना और केस चलाना। तो अब तक हमने क्या देखा? भारत का जवाब था कानून बनाना, एजेंसियां बनाना या फिर बॉर्डर पर सेना तैनात करना। मतलब सब कुछ डिफेंसिव था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। कुछ ऐसे हमले हुए जिन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये मोड़ आया 2 बड़े हमलों के बाद, जो बहुत कम समय के अंतराल में हुए। 18 सितंबर 2016 को उरी में आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए। और फिर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर एक आत्मघाती कार बम से हमला किया गया। इन दोनों हमलों ने सीधे तौर पर हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और यहीं से सब कुछ बदल गया। 40 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। पुलवामा हमले में हमारे 40 CRPF जवान शहीद हुए थे। इस एक आंकड़े ने, इस हमले की भयावहता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और एक ऐसे जवाब की नींव रखी जो पहले कभी नहीं दिया गया था। और यहीं से भारत ने एक नई प्रोएक्टिव और आक्रामक रक्षा नीति अपनाई, जिसे आम भाषा में कहा गया घर में घुसकर मारना। अब इंतजार करने और सिर्फ बचाव करने का दौर खत्म हो रहा था। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका पहला उदाहरण उरी हमले के ठीक बाद दिखा। हमारे 19 जवानों की शहादत के जवाब में 29 सितंबर 2016 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। ये पहली बार था कि भारत ने सीमा पार जाकर ऐसी सैन्य कार्रवाई की और उसे दुनिया के सामने खुलकर स्वीकार भी किया। और ये जो नई रणनीति थी वो पुलवामा हमले के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो गई। 40 जवानों की शहादत के जवाब में भारत ने एक और भी बड़ा और साहसी कदम उठाया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार हमला जमीन से नहीं बल्कि हवा से किया गया, और वो भी पाकिस्तानी सीमा के बहुत अंदर जाकर। चलिए इस ऑपरेशन को आसान शब्दों में समझते हैं। पहला कदम, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में बॉर्डर पार किया।
दूसरा कदम, उन्होंने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर बम बरसाए। और तीसरा कदम, हमारे सभी जेट्स अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस लौट आए। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? यही कि ये एक नए भारत और उसकी एक नई व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की कहानी है। और ये रणनीति सिर्फ मिलिट्री एक्शन तक ही सीमित नहीं है। इस नई रणनीति के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला है मिलिट्री लेवल पर, अब हम डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस की नीति पर चलते हैं। दूसरा है देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, जैसे एनएसजी हब बनाना और तटीय सुरक्षा को बेहतर करना। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है डिप्लोमेटिक लेवल पर आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को दुनिया भर में अलग थलग करना, जैसा कि FATF के जरिए किया गया। तो 1993 से 2019 तक का ये सफर दिखाता है कि कैसे भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ने एक लंबा और निर्णायक रास्ता तय किया है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि हर बार इंडिया पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। ये कहानी सिर्फ हमलों की नहीं बल्कि भारत के बदलते हुए हौसले और संकल्प की भी है। भारत की जो सिक्योरिटी प्लेबुक है वो किसी शांत कमरे में बैठकर आराम से नहीं लिखी गई है। इसे खून और आंसुओं से लिखा गया है। हर बड़े हमले के बाद मिले दर्दनाक सबक की आग में तपाकर हर त्रासदी ने हमें मजबूर किया कि हम अपनी गलतियों को देखें, उनसे सीखें और सुरक्षा का एक नया अध्याय लिखें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी देश की सिक्योरिटी की रूल बुक बनती कैसे है? क्या ये सब पहले से सोचा समझा होता है या कहानी कुछ और ही है? देखिए, जवाब जितना सीधा है उतना ही गंभीर भी। अक्सर ये किताबें हादसों के बाद ही लिखी जाती हैं। हर बड़े हमले के बाद सिस्टम की कमजोरियां सामने आती हैं और फिर उन्हें ठीक करने के लिए नए नियम बनाए जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये दर्दनाक सबक क्या थे और उन्होंने भारत को कैसे बदला। तो कहानी का पहला चैप्टर वो हमले हैं जिनका निशाना सीधे देश की लीडरशिप थी। ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने भारत की VIP सुरक्षा की नींव को हिलाकर रख दिया और उसे हमेशा के लिए बदल दिया। और इसकी शुरुआत होती है 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से। ये कोई बाहरी हमला नहीं था बल्कि देश के अंदर ही पनप रहे उग्रवाद को खत्म करने के लिए स्वर्ण मंदिर में की गई एक सैन्य कार्रवाई थी। लेकिन इसके जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। इस ऑपरेशन का बदला बहुत भयानक था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और हमलावर कौन थे? कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स। ये देश के लिए पहला और शायद सबसे बड़ा सबक था कि सबसे बड़ा खतरा कभी-कभी आपके सबसे करीब होता है। फिर कुछ साल बीते और साल आया 1991। एक और बड़ा हमला, इस बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर। लेकिन इस बार खतरा देश के अंदर से नहीं बल्कि एक बाहरी समूह LTTE से आया था। इस हमले ने ना भारत को एक ऐसी चीज से मिलवाया जिसके लिए देश बिल्कुल तैयार नहीं था। ह्यूमन बॉम्ब। एक महिला हमलावर धनु राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने पास आई और उसने खुद को उड़ा लिया। ये भारत की जमीन पर पहला सुसाइड बॉम्बिंग का मामला था और इसने सिक्योरिटी एजेंसीज को झकझोर कर रख दिया। इन 2 बड़ी हत्याओं ने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इससे 3 बड़े सबक सीखे गए। पहला, कि देश को अब सुसाइड अटैक्स जैसे नए और भयानक खतरों के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, VIPs की सुरक्षा के लिए जो SPG बनी थी उसके नियमों को पूरी तरह से बदलना होगा और सख्त करना होगा। और तीसरा, LTTE जैसे संगठनों के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए उन पर बैन लगाना जरूरी था। इसके बाद आतंकवाद का चेहरा और भी भयानक हो गया। अब निशाना कोई एक इंसान नहीं था बल्कि हम और आप जैसे आम लोग थे। बैटलफील्ड अब VIP सुरक्षा घेरे से निकलकर हमारे बाजारों, ट्रेनों और मंदिरों तक पहुंच चुका था। और इसका सबसे खौफनाक एग्जाम्पल है 1985 का कनिष्क बॉम्बिंग। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को हवा में ही एक बॉम्ब से उड़ा दिया गया। ये 9/11 से पहले दुनिया का सबसे घातक हवाई आतंकी हमला माना जाता था। 329 जाने चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 329 परिवार थे जो हमेशा के लिए तबाह हो गए। ज्यादातर इनमें भारतीय और कनाडाई नागरिक थे। जब विमान अटलांटिक महासागर में गिरा तो कोई भी जिंदा नहीं बचा। फिर आया साल 1999 और कंधार हाईजैक का वो संकट। ये भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक सिक्योरिटी क्राइसिस में से एक था। एक हफ्ता जिसने पूरे देश को घुटनों पर ला दिया था। 176 लोग, सोचिए 8 दिनों तक उनकी जिंदगी बस एक धागे से लटकी हुई थी। तालिबान के राज वाले अफगानिस्तान में इन यात्रियों के लिए हर पल मौत का साया था और भारत सरकार पर उन्हें किसी भी कीमत पर वापस लाने का भारी दबाव था। उस दबाव का नतीजा एक बहुत ही दर्दनाक सौदा। यात्रियों की जान के बदले भारत को 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा और इस सौदे की कीमत बहुत भारी पड़ी। रिहा हुए मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, जिसने बाद में संसद और पुलवामा पर हमले किए। उमर शेख ने पत्रकार डैनियल पॉल की बेरहमी से हत्या की। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत भारत आज तक चुका रहा है। कंधार से जो सबसे बड़ा और कड़ा सबक मिला वो ये था कि आतंकवादियों से किसी भी तरह की बातचीत भविष्य में और बड़ी त्रासदियों को न्योता देती है। इसके बाद भारत ने अपनी एंटी हाईजैकिंग पॉलिसी को पत्थर की लकीर बना दिया। सीधा मंत्र था, नो नेगोशिएशन। अब आतंकवाद एक नए और भी ज्यादा खतरनाक दौर में जा रहा था। इस बार आतंकियों ने सीधे भारत की सत्ता के प्रतीकों पर, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किलों पर हमला करना शुरू कर दिया। 2008 का साल इंडियन मुजाहिदीन के आतंक के नाम रहा। पहले जयपुर में 15 मिनट में 9 धमाके,
लेकिन फिर अहमदाबाद में उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अस्पतालों के ट्रॉमा सेंटर्स को निशाना बनाया। मतलब सोच ये थी कि जो लोग पहले धमाकों में घायल होंगे, उन्हें बचाने जो लोग आएंगे उन्हें भी मार दिया जाए। यह आतंकवाद का सबसे घिनौना चेहरा था। अब आतंकियों का मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं था, बल्कि भारत के आत्मविश्वास पर चोट करना था। उन्होंने उन जगहों को चुना जिन्हें हम आप अजेय मानते थे। 2000 में लाल किला, 2002 में अक्षरधाम मंदिर और 2016 में पठानकोट एयरबेस। हर हमला एक सीधा संदेश था कि अब कोई भी किला महफूज नहीं है। पठानकोट हमला तो एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। सोचिए, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी देश के एक फ्रंटलाइन एयरबेस के अंदर घुस गए। 3 दिनों तक ये हमला चला और हमने अपने 7 बहादुर जवानों को खो दिया। इस घटना ने एक कड़वी सच्चाई सामने ला दी कि हमारे मिलिट्री बेसेस बाहर से उतने सुरक्षित नहीं थे जितना हम सोचते थे। और यही वजह है कि इसके बाद बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया। और अब वक्त के साथ खतरे का चेहरा भी बदल गया है। आज लड़ाई बड़े बड़े आतंकी संगठनों से उतनी नहीं है जितनी इंटरनेट पर कट्टरपंथी बन रहे लोन वुल्फ हमलावरों से है। ये वो हमलावर हैं जो अकेले काम करते हैं और जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। इसका सबसे ताजा एग्जांपल है 2022 का कोयंबटूर कार ब्लास्ट। आईसिस से इंस्पायर होकर एक आदमी ने अकेले ही एक मंदिर के सामने कार में धमाके की साजिश रची, जो गनीमत रही कि समय से पहले ही फट गई। ये घटना दिखाती है कि खतरा अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं है, इंटरनेट के जरिए ये भारत के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये आतंकवाद के बदलते चेहरे की पूरी कहानी बताती है। 80 और 90 के दशक में निशाना वीआईपीज थे, फिर 2000 के दशक में जंग आम लोगों तक आ गई। 2014 के बाद सीधा हमला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुआ और आज हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दिखता नहीं, जो इंटरनेट पर पैदा होता है। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? बस यही कि भारत की सिक्योरिटी की किताब किसी दफ्तर में नहीं, बल्कि हमलों की आग में तपाकर लिखी गई है। हर हादसा एक कड़वा सबक था और हर जान का जाना एक नए बदलाव की वजह बना। लेकिन यह किताब अभी पूरी नहीं हुई है। अब जब बैटलफील्ड ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगला कड़ा सबक क्या होगा और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? नमस्कार। जब भी भारत में टेररिज्म की बात होती है तो कुछ बड़े हमले फौरन जहन में आ जाते हैं, लेकिन उन जानी मानी त्रासदियों के पीछे ना एक और कहानी छुपी हुई है। ये कहानी है उन हमलों की जिन्होंने चुपके से हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज को पूरी तरह बदल दिया और एक देश के तौर पर हमारे हौसले को परखा। तो चलिए आज उन भूली बिसरी लेकिन बहुत ही अहम घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 26/11 के अलावा वो कौन से अटैक्स थे जिन्होंने सच में देश को हिलाकर रख दिया, और सबसे जरूरी, उनसे हमने क्या सीखा? इसी सवाल का जवाब हमें बताता है कि कैसे भारत हर चुनौती के बाद और भी मजबूत होकर उभरा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 2000 के दशक से। ये वो दौर था जब आतंकवादियों ने भारत की सुरक्षा को नए और ऐसे तरीकों से चुनौती देना शुरू किया जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इन शुरुआती हमलों ने एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा किया। देखिए, 1998 में कोयंबटूर में जो हुआ उसमें टारगेट एक पॉलिटिकल रैली थी और एक बहुत बड़े नेता एल के आडवाणी थे। वो तो बाल बाल बच गए, लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ था। अब लोकतंत्र के प्रतीक यानी पॉलिटिकल इवेंट्स निशाने पर थे। फिर देखिए 2001 में जम्मू कश्मीर असेंबली पर हमला हुआ और इसने उस कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया कि हमारी सबसे सिक्योर मानी जाने वाली सरकारी इमारतें भी अब सेफ नहीं थी। अब आतंकवाद का फोकस आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर शिफ्ट हो रहा था। 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर एक नहीं बल्कि 2 हमले हुए। इसने पूरे देश को झकझोर दिया और इसका नतीजा, देश भर के मंदिरों में फौरन सिक्योरिटी बढ़ाई गई, मेटल डिटेक्टर्स लगाना जरूरी हो गया। फिर ठीक 1 साल बाद मुंबई की टैक्सियों में धमाके हुए और इसने एक नया पैटर्न दिखाया। अब लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा था। इसके बाद ही टैक्सी ड्राइवरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को इतना सख्त किया गया। अब हम आते हैं दूसरे फेज में और यहाँ आतंकवाद का मकसद पूरी तरह बदल गया। अब लक्ष्य सिर्फ जाने लेना नहीं था, बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने को, उसकी आत्मा को तोड़ना था। कोशिश थी देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़काने की, और इसकी सबसे बड़ी और खतरनाक मिसाल थी 2005 में अयोध्या पर हमले की कोशिश। सोचिए जरा, अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो पूरे देश में दंगे भड़क सकते थे। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तेजी और बहादुरी ने न सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स को बचाया, बल्कि सच कहूं तो पूरे देश को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। लेकिन इस दौर में समाज ने जैसा रिएक्शन दिया वो वाकई कमाल का था। 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हुए, लेकिन पूरा शहर एकजुट और शांत रहा। आतंकवादियों का हिंसा भड़काने का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर हमला हुआ। इसमें मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे। ये एक दर्दनाक रिमाइंडर था कि आतंकवाद का कोई देश, कोई मजहब नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानियत को खत्म करना। अब बात करते हैं फेज 3 की। एक ऐसा दौर जब टेररिज्म ने एक ऑर्गेनाइज्ड शहरी नेटवर्क का रूप ले लिया। ये इंडियन मुजाहिदीन का दौर था, एक ऐसा नाम जो भारत के कई बड़े शहरों में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि इंडियन मुजाहिदीन का आतंक किस कदर फैला हुआ था। 2008 से लेकर 2013 तक दिल्ली, पुणे, मुंबई, बोधगया और पटना, एक के बाद एक शहरों को निशाना बनाया गया। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था और इनके टारगेट्स हमेशा हाई प्रोफाइल होते थे, जैसा कि पटना में नरेंद्र मोदी की रैली पर हमले की कोशिश में दिखा। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट।
2008 के दिल्ली ब्लास्ट के फौरन बाद हुआ बाटला हाउस एनकाउंटर। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने इंडियन मुजाहिदीन के दिल्ली मॉड्यूल की कमर तोड़कर रख दी और यहीं से उनके पूरे नेटवर्क के ढहने की शुरुआत हुई। लेकिन इस जीत की हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। दिल्ली पुलिस के एक बेहद बहादुर ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा इस ऑपरेशन में शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे जवान क्या कुछ दांव तक लगा देते हैं। और इसके बाद आतंकवाद का चेहरा एक बार फिर बदला। अब लड़ाई का मैदान बदल रहा था। इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ, अकेले हमलावर और नई टेक्नोलॉजी, इन सब ने मिलकर खतरे की परिभाषा ही बदल दी। जैसे 2015 का गुरदासपुर हमला, ये एक बड़ा शिफ्ट था। यहाँ पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को आर्मी ने नहीं बल्कि पंजाब पुलिस की स्वॉट टीम ने न्यूट्रलाइज किया। ये दिखाता है कि हमारी स्टेट पुलिस फोर्स कितनी केपेबल हो गई थी। फिर 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला, ये सीमा पार से होने वाले फिदाइन यानी सुसाइड अटैक्स का एक और दुखद उदाहरण था। लेकिन उस अंधेरे के बीच एक हीरो सामने आया, बस के ड्राइवर शेख सलीम गफूर। अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी लेकिन उन्होंने बस नहीं रोकी। वो बस को उस हमले के बीच से निकाल कर ले गए और दर्जनों यात्रियों की जान बचाई। एक आम इंसान की असाधारण बहादुरी की ये एक शानदार मिसाल है। और फिर टेक्नोलॉजी ने इस लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ वो एक गेम चेंजर था। ये भारत में पहला ऐसा आतंकी हमला था जिसमें विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने एक बिल्कुल नई तरह की चुनौती खड़ी कर दी। तो हमने देखा कि कैसे पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद का स्वरूप लगातार बदलता रहा है। आज हम एक नए मोर्चे पर खड़े हैं, एक ऐसी लड़ाई जो अब जमीन से हटकर डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। इस बदलाव को ऐसे समझिए, कल का आतंकवाद था RDX और फिजिकल बॉम्ब, आज का खतरा है ड्रोन से गिराए जाने वाले एक्सप्लोजिव्स। कल खतरा था बॉर्डर पार करके आने वाले घुसपैठियों का, आज खतरा है सोशल मीडिया पर बैठे बैठे किसी को भी रेडिकलाइज करने का। कल अंडरवर्ल्ड नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता था, आज साइबर टेररिज्म का। तो आज हमारी जमीनी सरहदें, हमारे फिजिकल बॉर्डर्स पहले से कहीं ज्यादा महफूज हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम डिजिटल फ्रंट के लिए तैयार हैं? यही वो सवाल है जो आने वाले कल में हमारी सुरक्षा की कहानी लिखेगा। भारत का आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ये सिर्फ एक मोर्चे की कहानी नहीं है। आज हम उन छिपे हुए, उन अनदेखे मोर्चों की बात करेंगे जिनके बारे में अक्सर बात ही नहीं होती। जब भी हम भारत में आतंकवाद की बात सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सिर्फ एक ही तस्वीर है ना? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दुश्मन का सिर्फ एक चेहरा नहीं है बल्कि कई हैं, और लड़ाई भी सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस मोर्चे से जिसे भारत की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाता है, रेड टेरर यानी नक्सलवाद। तो ये नक्सलवाद आखिर है क्या? देखिए, ये एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है जिसकी जड़ें माओवादी सोच में हैं और इसका असर ज्यादातर मध्य और पूर्वी भारत के ग्रामीण इलाकों में, जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। 76 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे सुरक्षा बलों के लिए एक ऐसी याद है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, एक बहुत ही दर्दनाक याद। ये नंबर जुड़ा है साल 2010 के दंतेवाड़ा नरसंहार से। इसे भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में गिना जाता है। सोचिए, छत्तीसगढ़ के घने जंगल और वहां 1000 से भी ज्यादा नक्सलियों ने सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को यू शेप में, मतलब 3 तरफ से घेर कर एक जानलेवा जाल बिछाया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नक्सलियों ने अपना निशाना बदला। अब वो सिर्फ सुरक्षा बलों पर हमला नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी रणनीति बदली और हमला किया सीधा पॉलिटिकल लीडरशिप पर। इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है 2013 का जीरम घाटी हमला, जहां निशाना थी छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस लीडरशिप। अब इन दो हमलों को देखिए, मकसद एकदम साफ और अलग था। एक तरफ 2010 का दंतेवाड़ा, जिसका लक्ष्य था सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, और उसमें हमारे 76 जवान शहीद हुए। दूसरी तरफ 2013 की जीरम घाटी, यहां मकसद था पॉलिटिकल असैसिनेशन, पूरी की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देना। इसमें महेंद्र कर्मा जैसे बड़े नेताओं समेत 27 लोग मारे गए, और हमले की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि महेंद्र कर्मा पर 70 से भी ज्यादा बार चाकुओं से वार किया गया था। नक्सलवाद तो एक मोर्चा है, लेकिन एक और मोर्चा है जो दशकों से बिल्कुल सुलग रहा है, पर अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों से गायब रहता है। यह है नॉर्थ ईस्ट का छुपा हुआ युद्ध। साल 2015 जगह मणिपुर, NSCN यानी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खाबलांग गुट के आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। 18 जवान शहीद हो गए। लेकिन इस बार भारत का जवाब वो स्विफ्ट था और डिसाइसिव था। हमला होने के सिर्फ 5 दिन बाद इंडियन पैरा SF के कमांडोज ने बॉर्डर पार किया, म्यांमार में घुसकर उन आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। चलिए अब बात करते हैं आतंक के उस नए चेहरे की जो आज हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। यह है जम्मू में उभरता हुआ खतरा, और यह कश्मीर घाटी से एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। देखिए, दशकों तक आतंक का केंद्र कश्मीर घाटी रही है ना? लेकिन अब सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और घुलपैठ के लिए नए रास्तों की तलाश में आतंक का ये एपिसेंटर बदल रहा है।
अब नया हॉटस्पॉट है जम्मू का पीर पंजाल रीजन, खासकर राजौरी, पुंछ और रियासी के घने जंगल वाले इलाके। और जाहिर है नए इलाके में दुश्मन के तौर तरीके भी नए हैं। वो क्या कर रहे हैं, घने जंगलों का फायदा उठाकर आर्मी के ट्रकों पर एम्बुश कर रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों को भी भेदने वाली स्टील कोर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, छिपने के लिए वहां की प्राकृतिक गुफाओं का सहारा ले रहे हैं, और सबसे खतरनाक, अब वो समाज में खौफ पैदा करने के लिए सीधा तीर्थयात्रियों को निशाना बना रहे हैं। इस नई और खतरनाक रणनीति का सबसे ताजा और भयावह उदाहरण हमने देखा 9 जून 2024 को। वो दिन एक अजीब विरोधाभास का दिन था। सोचिए, एक तरफ शाम को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे थे और ठीक उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर जम्मू के रियासी में आतंकी एक बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे जिसमें तीर्थयात्री सवार थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था। वहां मौजूद एक चश्मदीद ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ड्राइवर को गोली लगी, बस सीधी खाई में गिर गई, लेकिन वो आतंकी रुके नहीं, वो खाई में उतरकर भी बस पर गोलियां चलाते रहे। इस कायराना हमले में 9 बेगुनाह तीर्थयात्रियों की जान चली गई। तो इन सब घटनाओं को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर सामने आती है? तस्वीर ये है कि 2024 आते आते आतंक का खतरा, इसका पूरा चेहरा ही बदल चुका है। अब यह लड़ाई नए नियमों, एक न्यू रूल बुक से लड़ी जा रही है। और इस नए खेल का सबसे बड़ा नियम क्या है? शैडो ग्रुप्स का इस्तेमाल। मतलब हमलों की जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई नया सा नाम सामने आता है, जैसे TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, या PFF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। पर असल में ये हैं कौन? ये लश्कर और जैश जैसे पुराने जाने पहचाने संगठनों के ही नए मुखौटे हैं। और मकसद सिर्फ एक, पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्रेशर से बचाना। तो अगर हम 2024 के पूरे थ्रेट मैट्रिक्स को समझें तो ये 4 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, जियोग्राफिकल शिफ्ट्स, यानी आतंक का केंद्र कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो रहा है ताकि सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेच किया जा सके। दूसरा, शैडो ग्रुप्स, PFF, TRF जैसे नए नामों का इस्तेमाल ताकि कोई सीधा जिम्मेदार न ठहरे। तीसरा, न्यू टेक्नोलॉजी, हथियार और ड्रग्स के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल और आपस में बात करने के लिए एनक्रिप्टेड ऐप्स। और चौथा, लिंगरिंग इंटरनल थ्रेट्स, नक्सलवाद जैसा खतरा हाँ कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हुआ और आज भी उतना ही घातक है। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुश्मन अपनी रणनीति बदल रहा है, अपना इलाका बदल रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तो क्या भारत का जवाब भी उसी तेजी से इवॉल्व हो रहा है और उसे कैसे इवॉल्व होना पड़ेगा?